Hello students, so let's talk about BP and उसका regulation, BP regulation, okay? So BP के towards जाने से पहले हमें एक rule पता होना चाहिए, that is nothing but the Bernoulli's principle. Bernoulli's principle बहुत simple सा है, ये बोलता है जो potential energy है यहाँ पे हम pressure energy मानेंगे and जो kinetic energy है ये हमेशा constant रहती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी. सो अगर मैंने व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी, अगर एक पॉइंट पे एक मूवमेंट में मैंने ब्लड वेसल ली, राइट, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, एट दैट मूवमेंट उस ब्लड के कॉलम ने कितना प्रेशर उस मूवमेंट पे उस साइट पे दिया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. एंड जो फ्लो कर रही है उसमें भी कुछ एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो उस मूवमेंट में उस साइट पे जितना है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैंने इस फ्लो को रोक दिया, लेट्स से ये वेसल को मैंने टाई कर दिया बीपी कफ से एंड प्रेशर एनर्जी को मैंने बढ़ा दिया, या मैं बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी को मैंने जीरो कर दिया, तब क्या होगा? इफ आई कॉज काइनेटिक एनर्जी टू बिकम जीरो, द पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी दैट विल डिपिक्ट द टोटल एनर्जी. अग्री? So anything plus zero is that energy only, right? So potential energy is going to be the pressure energy now, and that's how we measure the blood pressure, right? Via tying this cuff, what we are making? We are making the kinetic energy to become zero. हम कुछ टाइम के लिए फ्लो को रोक देते हैं. Which cuff we apply? That is known as Riva-Rokai cuff. Riva-Rokai cuff we are going to apply, and we are making the kinetic energy to become zero. ओके अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर हम इसी से मेजर करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर? याद रखना, ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर अप्लाइड बाय कॉलम ऑफ ब्लड on the lateral wall of blood vessel. So that is nothing but the blood pressure. जो भी एक column of blood यहाँ पे बना हुआ है, let's say this is the column of blood, ये column of blood at that point of time पे कितना pressure apply कर रहा है lateral walls पे, that is nothing but the blood pressure. The pressure generated by the blood, right? That is blood column on the lateral walls of the blood pressure. इसके types देखते हैं हम. Types of blood pressure. पहला type है systolic blood pressure. इसी को हम बोलते हैं SBP, that is systolic blood pressure. Systolic blood pressure किसके वजह से हो रहा है? Due to systole of the ventricles, that is nothing but the ventricular contraction. जो ventricle का contraction है, systole है, उसी के वजह से it is happening. So it is due to ventricular contraction and it depends on two things. First is the stroke volume and second is the compliance of the vessels. Now understand क्या मतलब है इसका. अगर मैंने stroke volume बढ़ाया, अगर मैंने ventricular की contractility बढ़ा दी, तो क्या होगा? If I increase the stroke volume, the SBP is going to increase. ओके अग्री? जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतने ज़्यादा प्रेशर से ब्लड बाहर आएगा, राइट, और उतना ज़्यादा वो लैटरल प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल्स पे. अगर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल दे आर स्ट्रेची, तो क्या करेंगी? जैसे वो स्ट्रेच होगी तो प्रेशर को डैम्पन कर देगी, राइट. सो अगर मैं कंप्लायंस को कम करूँ तब जाके मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. सो याद रखना, इनका इन्वर्स कोरिलेशन है कंप्लायंस का और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का. ओके, सो दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू रिलेट टू ईच अदर. अब बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की. द सेकेंड टाइप इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज DBP. ओके, अब ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके वजह से है? पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं. हार्ट खुद रिलैक्स कर रहा है, वो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता क्योंकि वो खुद रिलैक्स कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कोई खुद पढ़ाई नहीं कर रहा है, खुद एंजॉय कर रहा है, वो किसी को एडवाइस नहीं दे सकता कि ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ही हिमसेल्फ डज नॉट नो. ओके, एनीवे, सो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रिकॉइल ऑफ द एओर्टा. सो प्लीज राइट डाउन, इट इज बिकॉज ऑफ द एओर्टिक रिकॉइल and that's what is responsible for diastolic blood pressure. और ये डिपेंड करता है कि बॉडी में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितना है. अगर मैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगी मेरा DBP भी बढ़ जाएगा.
ओके, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू रिलेट विथ ईच अदर. अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस को मेजर करो, दैट इज एसबीपी माइनस डीबीपी, दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, दैट इज द पल्स प्रेशर. That will be the pulse pressure, that is nothing but PP. कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस निकालो, SBP माइनस DBP, that is going to be the pulse pressure. Now understand, जब भी हम पल्स प्रेशर की बात करते हैं, एक और फॉर्मूला हमारे माइंड में आना चाहिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आ चुका है INI-CET में. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अंडरस्टैंड, पल्स प्रेशर हम और एक चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम दिया जाए और आपको कंप्लायंस दी जाए, तो इन दोनों से भी आप निकाल सकते हो, राइट? कैसे निकाल सकते हो? अब देखो, कंप्लायंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से. हमें पता है कि इट इज़ नथिंग बट द डेल्टा V बाई डेल्टा P. अगर वॉल्यूम की जगह पे मैं स्ट्रोक वॉल्यूम लगाऊं और पल्स प्रेशर की जगह मैं पल्स प्रेशर लगाऊं, दैट इज नथिंग बट डेल्टा P क्या है? दोनों का ग्रेडियंट. ग्रेडियंट कितना है? दोनों का डिफरेंस. दैट इज नथिंग बट पल्स प्रेशर, राइट? एंड वॉल्यूम इज नथिंग बट द स्ट्रोक वॉल्यूम. सो अगर मैं ये फॉर्मूला से पल्स प्रेशर का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, तो पल्स प्रेशर को उधर ले जाओ, कंप्लायंस को इधर ले आओ. दैट इज नथिंग बट पल्स प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कंप्लायंस. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से एक्सरसाइज कर रहा है कोई बंदा, राइट? सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वी रिक्वायर मोर ब्लड, तो क्या होता है? सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से आपका SBP बढ़ जाता है. अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, दैट मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट इज इंक्रीज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम. तो अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी, दिस स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, तो SBP बढ़ेगा, राइट? अब यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है, दैट इज वेजोडाइलेशन. यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रहा है. जब भी डायलेशन होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या होगा? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ. पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम होगा. सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हुआ. सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है, डायस्टोलिक कम हो रहा है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द पल्स प्रेशर? द पल्स प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. इसका बेनिफिट क्या है? इफ द पल्स प्रेशर इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स there is blood flow is going to increase. So blood increase in the blood flow towards the tissue. That is the benefit of increasing the pulse pressure. Okay, so the tissue blood flow is going to increase. Now the fourth type of and last type of blood pressure, that is nothing but the mean blood pressure या mean arterial pressure. ओके, जब भी हम मीन की बात करते हैं तो हमें एवरेज निकालना होता है, राइट? सो मुझे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का एवरेज निकालना होगा. बट एक छोटी सी दिक्कत है कि सिस्टोल का और डायस्टोल का ड्यूरेशन एक जैसा नहीं होता है, उनके ड्यूरेशन में डिफरेंस है. अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के ड्यूरेशन में? याद रखना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक पार्ट कैरी करता है ड्यूरेशन का, और दो बाकी पार्ट्स जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के होते हैं. Okay, so one part of the whole cardiac cycle duration is systolic blood pressure और बाकी बचे दो parts diastolic के हैं. So अगर मुझे इसका मीन निकालना हुआ तो मुझे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. That is mean arterial pressure is equal to 2/3 of diastolic blood pressure plus 1/3 systolic blood pressure, right? Or I can write it as the diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. दोनों का मीनिंग एक ही है, right? So that's how I am going to calculate different blood pressures. अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ या क्लिनिकल एस्पेक्ट बताऊँ, तो कैल्सिफिकेशन ऑफ एओर्टा. अगर हार्डनिंग होगी, एओर्टा की कैल्सिफिकेशन हो गया, तो क्या होगा? अंडरस्टैंड, हार्डनिंग हो गई है तो स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाएगी. स्ट्रेचेबिलिटी क्या है? कंप्लायंस. सो द कंप्लायंस इज गोइंग टू रिड्यूस्ड ओवर हियर. कंप्लायंस जब कम होगा तो क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को याद रखो, ये इनवर्सली रिलेटेड है. सो द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. नॉट ओनली दैट, कंप्लायंस डिक्रीज हो रहा है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो उसका रिकॉइल भी कम होगा. सो साथ साथ देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द रिकॉइल ऑफ एओर्टा. उसकी वजह से क्या होगा? रिकॉइल डिक्रीज हुआ तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. इनका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्टेंटली द पल्स प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज एट दिस मोमेंट.
ओके। सेम फंडा हम अप्लाई करें तो सेम फंडा अप्लाई होगा एओर्टिक रेगुलेशन में। रेगुलेशन इज नथिंग बट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, राइट। अगर सपोज करो ये आपका एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये एओर्टा है। अब ये जो यहाँ पे जो वाल्व्स थी वो काम नहीं कर पा रही है, प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रही है, तो जो ब्लड है वो उल्टा डायरेक्शन में वापस वेंट्रिकल में आ रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, पहला तो जो वापस ब्लड आया हुआ है वो ज़्यादा स्ट्रेचिंग करवाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। सो द स्ट्रोक वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यू टू मोर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, फ्रैंक-स्टार्लिंग लॉ, राइट, क्योंकि वापस आ रहा है, देयर इज अ बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, राइट। वेंट्रिकल में वापस ब्लड आ रहा है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो डेफिनेटली इसका एसबीपी बढ़ जाएगा, राइट। और बैक फ्लो की वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि सडनली वो बैक प्रेशर जो आ रहा था वो प्रेशर फॉरवर्ड जाने के बजाय वेंट्रिकल में वापस आ रहा है, तो कुछ प्रेशर यहाँ पे डैम्पन आउट हो रहा है, राइट, ड्यू टू बैक फ्लो। एक और चीज़ हो रही है, दैट इज डिक्रीज इन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ऑब्वियसली इनका रिजल्ट आएगा इंक्रीज इन द पल्स प्रेशर, राइट। सो इन दोनों कंडीशंस में अगर हम पल्स प्रेशर की बात करें, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, राइट। नाउ आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पे। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, सो डिफरेंट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कि कोई शॉर्ट टर्म में एक्टिवेट हो रहा है, कोई लॉन्ग टर्म में एक्टिवेट हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट टर्म में, सो उसके अकॉर्डिंग हम 3 में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सेकंड्स टू मिनट्स में। इसके नाम डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं या उनका डिटेल में आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मैकेनिज्म है या कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे हेल्प करेगा, ओके। सो नाम पहले पढ़ते हैं और ईच ऑफ देम वी आर गोइंग टू लर्न इन द डिटेल, especially short term, right? Baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex, CNS, ischemic response, and there are some hormones, especially the catecholamines, that is epinephrine and norepinephrine. What they are going to cause? They are going to cause the short term regulation within seconds or minutes. They are going to get activated, okay? Next, इंटरमीडिएट टर्म। इंटरमीडिएट टर्म क्या है? ये काम करेंगे आवर्स टू डेज में, ये स्टार्ट होंगे आज तक बट लंबा चलेंगे, दैट इज डेज में, ओके। सो कौन कौन से मैकेनिज्म है? कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ द वेसल एंड एंजियोटेंसिन 2। एक एक पढ़ते हैं। कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, अगर सपोज करो ये मेरी कैपिलरीज हैं, राइट, अगर इनमें बीपी बढ़ा तो क्या होगा? इनके अंदर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, राइट। अगर किसी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो क्या होगा? कैपिलरीज वी नो दे आर पोरस, तो इनके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ओके। सो इफ द बीपी इज इंक्रीज्ड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो जो फ्लूइड है वो बाहर मूव होना कैपिलरी से शुरू करेगा एंड अल्टीमेटली इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ तो जो लैटरल प्रेशर जा रहा था वॉल्स पे वो भी कम हो जाएगा। So it is kind of a negative feedback that is working over here, right? प्रेशर बढ़ा, हमने कैपिलरी से फ्लूइड को बाहर भेजा और ब्लड प्रेशर कम कर दिया, ओके। नाउ स्ट्रेस रिलैक्सेशन मेथड, इसमें क्या होगा? अंडरस्टैंड, जब भी बीपी बढ़ेगा, अब क्या होगा? जैसे ही बीपी बढ़ा हमने वेसल्स को रिलैक्स करवा दिया। अब वेसल के रिलैक्सेशन के वजह से ओवरऑल जितना एरिया था उनमें बीपी डिवाइड हो गया और थोड़ा बहुत बीपी डैम्पन आउट हो गया एंड दैट्स हाउ द बीपी इज गोइंग टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, इट इज गोइंग टू डिक्रीज बैक टू नॉर्मल। अगर उल्टा सिचुएशन ले, अगर यहाँ पे बीपी कम हो रहा है, राइट, ड्यू टू सम हिमोरेज, माइल्ड हिमोरेज हो गया, सपोज करो किसी को ये डिहाइड्रेशन है, अब क्या होगा? टेम्पररी टाइम के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड से या हम आईसीएफ से फ्लूइड को शिफ्ट करवाएंगे कैपिलरी में। नाम में ही तो है, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। एज पर द सिचुएशन वी आर गोइंग टू शिफ्ट द फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज और आउट ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। बीपी बढ़ा है तो बाहर भेजो फ्लूइड को। अगर कैपिलरीज में फ्लूइड कम है, बीपी कम है, तो आप वॉल्यूम को और फ्लूइड को बीपी बढ़ाने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फ्लूइड को कैपिलरी में ले आओगे, ओके। सेम होगा अगर हमने यहाँ पे बीपी को कम किया, अब क्या होगा? अगर बीपी हो रहा है कम तो हम करेंगे वेजो कंस्ट्रिक्शन, राइट। वेजो कंस्ट्रिक्शन के वजह से बीपी जो है वो बढ़ जाएगा,
ओके सेम होता है एंजियोटेंसिन 2 में, स्पेशली जब भी हम बात करेंगे हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ किडनी की जब हम बात करते हैं तब क्या होता है, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है, राइट, और फाइनली हम बनाते हैं एंजियोटेंसिन 2, राइट। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। हाइपोपरफ्यूजन कब होगी, जब बीपी बढ़ेगा या कम होगा, जब भी बीपी कम होगा एट दैट टाइम the hypoperfusion of the kidneys are going to occur and the resultant will be increase in the BP because we are causing the vasoconstriction. ओके उल्टा होगा, अगर किडनी में बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिड्यूस द रास एंड दे आर गोइंग टू इनहिबिट द रास, और mechanism उल्टा हो जाएगा, there is going to be the inhibition to the angiotensin 2 and the BP is going to decrease back to normal. आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ। लॉन्ग टर्म जब तक ठीक नहीं होता है मैकेनिज्म तब तक ये काम करता रहेगा। दैट इज नथिंग बट द वाटर कंजर्वेशन बाय द किडनी। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स काम करते हैं इसके लिए, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अल्डोस्टेरॉन एंड एएनपी, राइट। एएनपी क्या है, इट इज द एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। नाट्रियूरेटिक का मतलब क्या होता है? Now understand this Na is for sodium and this uretic is for in the urine. So हम क्या करते हैं, ये जो ANP है that means the atrial natriuretic peptide, it is going to increase the sodium excretion where it the urine, ओके इट इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन। अब कब होगा ये, जब भी हमारे बॉडी में वीनस रिटर्न बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। वीनस रिटर्न बढ़ जाएगी, वीनस रिटर्न बढ़ी तो ये स्ट्रेच करेंगे किसको, ये स्ट्रेच करेंगे राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से स्पेशली हम निकालते हैं एएनपी, दैट इज नथिंग बट द एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। जैसे ही निकलेगा सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, तो हमें बेनिफिट क्या है, सोडियम तो जाएगा ही जाएगा किडनी से। हु फॉलोज, हमने पहला रूल जनरल फिजियोलॉजी में यही पढ़ा था, वेर एवर सोडियम गोज वाटर फॉलोज। वाटर उसका पीछा करते करते वो भी एक्सक्रीट हो जाएगा। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस द वॉल्यूम विल बी रिड्यूस्ड एंड ब्लड वॉल्यूम अगर कम है डेफिनेटली तब क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम है तो डेफिनेटली बीपी भी कम हो जाएगी, राइट। सो प्रॉब्लम थी इंक्रीज इन द बीपी, we decrease the BP back to normal up to a level because of this with the help of ANP. ओके अगर बीपी कम हो रहा है अब क्या करेंगे, बीपी कम हो रहा है अब हम एएनपी नहीं रिलीज करेंगे, एएनपी होगा भी नहीं रिलीज, क्यों, क्योंकि वीनस रिटर्न कम जाएगा तो स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी, नहीं होगी तो एएनपी रिलीज नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड वी आर गोइंग टू रिलीज समथिंग नोन एज अल्डोस्टेरॉन। जब भी बीपी कम होगा हम अल्डोस्टेरॉन रिलीज करेंगे, उसके वजह से क्या होगा, इट इंक्रीजेस द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। जैसे ही हमने सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज किया, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा and definitely with the help of ADH also we are absorbing more water. anti-diuretic that means water का excretion हम कम कर रहे हैं, basically हम water का reabsorption बढ़ा रहे हैं, और जैसे ये होगा definitely the BP will come back to normal, right। RAS के वजह से भी ultimately aldosterone activate होता है which is going to be the most potent one, and that's how these are the mechanisms which are helping in the regulation of blood pressure.